चंडीगढ़ के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ली शपथ। संतोष गंगवार ने भी झारखंड के राज्यपाल के तौर पर पदभार संभाला। कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 175 मौतें, 220 लोग अभी भी लापता। 1000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। 3000 से ज्यादा लोगों को रिहैब सेंटर भेजा गया। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में अभी एनडीआरएफ, आर्मी और एनडीआरएफ और पुलिस बल तैनात। 158 लोगों की मौत और सैकड़ों लापता। प्रभावित इलाके में सेना के 1200 कर्मी तैनात। लखनऊ विधानसभा भवन मुख्य भवन के अंदर जल भराव पानी की वजह से सीएम को गेट नंबर 1 से निकाला गया। विधानसभा सचिवालय के कमरों में भी घुसा पानी। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी होंगी। एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली दूसरी महिला। पति भी एयर मार्शल तक रह चुके हैं। फर्जी आयुष्मान कार्ड मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली से हिमाचल तक छापेमारी जारी। ईडी की रडार पर कई बड़े नेता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां एनसीआर में मानसून की झमाझम बारिश शुरू हुई है। सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। संसद परिसर में भी पानी भरा है। भारी बारिश के चलते कई जगह ट्रैफिक जाम हुआ है। आईएमडी ने जारी किया है भारी बारिश का रेड अलर्ट। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आईएमडी ने आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। तो झमाझम बारिश दिल्ली में शुरू हुई। एनसीआर में मानसून की ये झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से निजात मिली है। सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। संसद परिसर में भी पानी भरा है। भारी बारिश के चलते कई जगह ट्रैफिक जाम की भी समस्या सामने आई है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। सड़कें देख सकते हैं किस तरीके से लबालब नजर आ रही हैं, भरी हुई है सड़कें। तो एनसीआर में मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिली है। आज लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सड़कें लबालब नजर आ रही हैं पानी से। संसद परिसर में भी पानी भरा है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें पूरी तरीके से भरी पड़ी हैं और लंबा जाम भी इस दौरान लोगों को देखने को मिला है। लंबे जाम से सामना करना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में ये झमाझम बारिश हुई है। आपको बता दें, गर्मी से लोग बेहाल हो रहे थे। ऐसे में अब ये जो बारिश हुई है, गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन जल भराव कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर के। रोहतक से अगली खबर, जहां प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा बुधवार को स्कूल प्रबंधन समिति प्रशिक्षण व सम्मेलन में पहुंची। इस सम्मेलन में उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों व विद्यार्थियों से संवाद किया और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों को भी सम्मानित किया है। सम्मेलन में प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में करीब 25 लाख विद्यार्थियों को संस्कार में शिक्षा देकर सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। परिणाम स्वरूप आमजन का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो निरंतर, जैसे हिमालय से गंगा बहती है और वो कहीं रुकती नहीं है, शिक्षा तो लगातार चलती रहनी चाहिए। और जो शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनको शिक्षा के बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता है। अच्छा, बेहतर शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या कदम हरियाणा सरकार और आने वाले दिनों में कुछ? शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब कमान संभाली, तो मैं सोचती हूँ हरियाणा पूरे भारत में एक मिसाल बना। सबसे पहले तो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी प्रदेशों को कहा लागू करने के लिए। सरकारी स्कूल बदनाम बहुत होते हैं। सरकारी स्कूल बहुत बदनाम हो जाते हैं क्योंकि एक सिंपल सी बात होती है कि कुछ होता ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। तो मेरे मन में ये बात आई कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, क्योंकि मैं खुद पार्षद रही हूँ, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से बात करी। मैंने कहा हर चीज पे हमने एक निगरानी समिति बनाई है, तो जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो हमारी असली तस्वीर हमारे सामने ला करके रखेगी।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। स्टार मिस टीन कॉन्टिनेंट इंडिया 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता भारत की एक बड़ी प्रतियोगिता है। संभवी का स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन द्वारा जयपुर में आयोजित स्टार मिस टीन कॉन्टिनेंट इंडिया 2024 राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने पर पूरे पंचकुला में जश्न का माहौल है। अब शांभवी स्पेन में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शांभवी की उपलब्धि पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता शांभवी पुत्री दीपक शर्मा के घर पहुंचे और उन्होंने बधाई दी। ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की अन्य बेटियों की तरह शांभवी ने भी पंचकुला और हरियाणा का नाम देश भर में रोशन किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैंने शांभवी को अपनी गोद में खिलाया है। शांभवी की यह बड़ी उपलब्धि है और अब पंचकुला की यह बेटी स्पेन में जाकर देश का नाम रोशन करेगी। हमारे लिए यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मनु भाकर ने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, उसी तरह शांभवी भी अपने माता पिता, स्कूल, देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। आपको बता दें कि शांभवी आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर की 10वीं की छात्रा है। शांभवी ने बताया कि जयपुर में हुई प्रतियोगिता में देश भर से 36 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, जिनमें 8 प्रतिभागी लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अंबाला कैंट में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का काम का निरीक्षण करने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर चल रहे काम पर लेबर डबल करने के आदेश कमल गुप्ता ने दिए हैं और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट 15 अगस्त तक पूरा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी काम पूरा नहीं होता दिख रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि 15 अगस्त तक काम पूरा कर अयोध्या फ्लाइट शुरू करने की योजना थी, लेकिन 15 अगस्त तक काम पूरा नहीं होता दिख रहा है, इसलिए अगस्त माह में काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ना केवल हरियाणा, अंबाला छावनी के लिए भी बहुत तोहफे दिए और उन सब तोहफों में से ये जो एयरपोर्ट वाला तोहफा है ये बहुत महत्वाकांक्षी है। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट आने से उस सारे रीजन की डेवलपमेंट हो जाती है, उस सारे रीजन में गतिविधियां बढ़ती हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस दिन अंबाला आए थे, उन्होंने जो जनसभा में भी उन्होंने ये याद रखा और वो बोल के गए थे कि भी इसको जल्दी हम आरंभ करेंगे। और मैं जो मंत्री कमल गुप्ता जी जितना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितना ये एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और करवा रहे हैं अधिकारियों के साथ, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले भी आया था और यहाँ की ये मैंने जो पैसेंजर टर्मिनल है ये भी देखा था, अंदर से जाकर वो दीवार भी देखी थी और अंदर से जाकर भी देख के आया था और एयरफोर्स के ऑफिसर से भी बात की थी। तो हम पूरी तन्मयता से, बड़ी तेज़ी से यहाँ से अंबाला का एयरपोर्ट बने और यहाँ से जहाज़ उड़े, ये हमारी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय एक्स हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, अंबाला के बड़े लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भी हैं, ये भी खड़े हैं और ये इनकी जो मन की तमन्ना है, इन्होंने जाकर राजनाथ सिंह जी से बात करके ये ज़मीन ली। और ज़मीन तो आपको पता है कि आर्मी वालों से ज़मीन लेना कितना मुश्किल होता है। ज़मीन लेकर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हमने आदेश दिए हैं कि विदिन 10 डेज सब चीज़ें पूरी हो जाएं। अब बात करते हैं अगली अब खबर की। गुरुग्राम की पुलिस टीम को रामपुरा फ्लाईओवर के नजदीक जाम लगा होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम जहां मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ है तथा एक्सीडेंट में घायल 2 व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान अस्पताल से पुलिस टीम को एक सूचना एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मौत हो जाने के संबंध में प्राप्त हुई। पुलिस टीम आगामी कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंची। अस्पताल में एक व्यक्ति ने थाना खेड़ की दौला गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि ये लोग हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर आ रहे थे। दिनांक 31/7/2024 यानी कि आज की सुबह लगभग 2:45 पर ये रामपुरा फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक पर सवार हेमंत मीणा निवासी पनेड़ा जिला कोटपुतली राजस्थान की मौत हो गई। अन्य व्यक्ति घायल हो गया। ट्रक चालक
ट्रक को छोड़कर भाग गया। इससे शिकायत पर थाना खिड़की दौला आपको बता दें गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया है। इसमें आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को सुबह करीब 2:45 बजे के आसपास कावड़ियों के साथ एक दुर्घटना हुई, एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तथा 2 कावड़िए घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। एक्सीडेंट करने वाले जो गाड़ी चालक था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और जो एक्सीडेंट में गाड़ी प्रयोग हुई थी उस गाड़ी को पुलिस के द्वारा सीज कर लिया गया। टोटल कितने लोग थे जो और किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? इसमें 3 थे जो कावड़ लेने के लिए जो लड़के गए थे, वो एक बाइक पर सवार थे तथा उस बाइक पर सवार 3 लड़कों को पीछे से एक ट्रक ने हिट किया था, जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी और 2 घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर। रेवाड़ी जिले में एक दुष्कर्म पीड़िता महिला की हत्या हो गई। हत्या का आरोप दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर लगा है। रात के अंधेरे में आरोपी महिला की वेशभूषा में घर में घुसा और हमला कर दिया। वारदात के समय पीड़िता भाई के घर में थी, लेकिन आरोपी ने उसके घर के बाहर की कुंडी लगा दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला की उम्र करीब 36 से 37 वर्ष है और वह रेवाड़ी के खोल थाना एरिया में पड़ने वाले एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता के भाई सोनू के मुताबिक वह अपनी बहन के घर आया हुआ था, जबकि उसका जीजा पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में गया हुआ था। रात करीब 2 बजे उसकी बहन की नींद खुली और वह टॉयलेट की तरफ जा रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला सुधीर नाम का शख्स रसोई की चिमनी में लगे लोहे के जाल को उखाड़कर नीचे कूद गया। सोनू के मुताबिक आरोपी ने घर में घुसते ही सबसे पहले जिस कमरे में वह सोया था उसकी कुंडी बाहर से बंद कर दी, जिसके बाद उसकी बहन पर ईंट और एक अन्य धारदार हथियार से वार करना शुरू कर दिया। आरोपी ने उसके पैर, चेहरे और अन्य जगह पर वार किया। सुधीर के खिलाफ आज 6 FIR थी और जो कि मुझे अगर कमरे में बंद नहीं करता, अगर मैं बाहर निकलता तो ये मुझे भी जान से खत्म कर देता सबूत के तौर पे। और जो कि ये सरेआम खुला घूम रहा है, कोर्ट में भी धमकी दे के गया था कि जो तुम्हें कुछ करना है कर लो, मैं जान से मार के जाऊंगा। इसने आज अपनी बात वो हकीकत में बदल दी और उसने कर दिया। और पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खोल थाना पुलिस राय दर्ज करवाई है और आज भी करवाई है। SP साहब के सामने भी पेश हो लिए हैं। उन्होंने भी ये कहा था जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। SP साहब ने भी कुछ नहीं करा, खोल थाना वाले ने भी कुछ नहीं करा। आज ये वारदात होगी। जो उसने कहा था वो आज उसने पूरा कर दिया। अब रुक रही अगली खबर का खबर बिलासपुर से, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय छोटू नाम का लड़का विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स में लिफ्ट में सामान लोड कर रहा था। सामान लोड करते वक्त चलती लिफ्ट में सर बाहर निकालने की वजह से नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। नाबालिग युवक जिसकी उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी मां इलेक्ट्रॉनिक दुकान में पिछले 15 वर्ष से काम कर रहा था। छोटू दुकान में था और दुकान के साफ सफाई कर रहा था। इस दौरान लिफ्ट की साइड अपना सर निकाल लिया और टकराने की वजह से उसे सर पर चोट लग गई। खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने बताया कि मृतक सुमित केवट दुकान के 4थे माले से लिफ्ट से टकरा कर हादसे का शिकार हो गया। 10 को दुकान से अंदर आ रहा था। दुकान खुल चुकी थी, झाड़ू पोछा होता है दुकान खुलने से पहले। मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरी लिफ्ट पे नज़र पड़ी, वहाँ से ब्लड बह रहा था। मैं तुरंत दौड़ के ऊपर गया। वहाँ पर बच्चा वहाँ पर लिफ्ट पे फंसा हुआ था। जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि चलती लिफ्ट से उसने मुंडी बाहर निकाली है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये पीछे जूना बिलासपुर डोंगा घाट में रहता था। ये कितने साल का बच्चा? ये एक्चुअल में हमारे यहाँ काम नहीं करता था। इनकी जो मम्मी है, मदर है इनकी, ये हमारे घर में काम करती है पिछले 15 साल से। तो ये 2-3-4 घंटे जो हमारे घर में काम करती है, उनकी वजह से वो 4 घंटे यहाँ छोड़ के जाती थी। बिलासपुर जूनापारा स्थित स्थान पर विशाल इलेक्ट्रिकल दुकान है, जिसमें सुमित केवट उम्र लगभग 15 वर्ष का यहाँ काम करता था। आज सुबह करीबन 11 बजे ये लिफ्ट से सामान ऊपर 4था फ्लोर में चढ़ा रहा था। उस समय लिफ्ट में उसका सिर कहीं फंस गया, उसके कारण से उसके मौके पर ही डेथ हो गई है। इसमें मर्ग कायम कर जांच में ली गई है। 100 को PM के लिए सिम्स रवाना किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें 26 जुलाई रात 12 बजे को पुलिस द्वारा पकड़ के
केएम महाविद्यालय के आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों के साथ मारपीट की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बुधवार को आदिवासी छात्रावास पहुंचे तथा पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने की घटना को लेकर छात्रों को जानकारी छात्रों से ली। मीडिया से वार्तालाप के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर यहाँ के एसपी एवं डीसी ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए। वहीं एसपी, यहाँ के थानेदार, यहाँ के एएसआई और पुलिस प्रशासन दोषी है, ये उन्होंने बात कही। कि राज्य सरकार के निर्देश पर यहाँ के एसपी, यहाँ के डीसी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, जो कि छात्र और यहाँ के नौजवान 27 तारीख को जो महेशपुर गाय बथान की घटना और आदिवासियों की आबादी लगातार कम हो रही है, उसके विरोध में जन आक्रोश रैली को निकालने वाले थे और उस रैली ना निकले उसके लिए लोगों ने दबाव डालने के लिए, लड़कों को भयभीत करने के लिए रात में आकर के पुलिसों ने यहाँ इन लोगों की पिटाई की, बेरहमी से पीटा। उसके लिए पूरी तरह से हम कहेंगे कि यहाँ के एसपी, यहाँ के थानेदार, यहाँ के एएसआई और पुलिस, वो सारे लोग दोषी हैं। अब रुक रही है अगली खबर का सरायकेला के तित्तिरबिला में जिला प्रशासन द्वारा आदिवासियों के पूजा स्थल और शमशान भूमि को जबरन कब्जा करने और उसमें बाईपास सड़क बनाए जाने के विरोध में कुल्हान के तीनों जिलों के आदिवासी एकजुट होकर जिला प्रशासन व सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आदिवासी संगठनों ने कुल्हान बंदी बुलाई, जहां जगह जगह आदिवासी संगठन के लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर लगभग सभी प्रमुख मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। साथ ही बाजारों और दुकानों को बंद कराने में जुट गए। आदिवासी संगठनों के नेताओं ने बताया कि बगैर ग्राम सभा के सरकार अथवा जिला प्रशासन किसी भी आदिवासी समुदाय के लोगों के 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकती। अब रुक रही अगली खबर का उत्तर प्रदेश के गोंडा से अहम खबर सामने आ रही, जहां व्यवसायी से 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने वाले पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, रंगदारी मांगने वाले अमित अग्रवाल पर केस दर्ज हुआ है। अमित पर पहले से भी लगा है गैंगस्टर एक्ट, भू अधिनियम में भी दर्ज हुआ है मुकदमा, जीएसटी चोरी में भी रंगदारी मांगने में जा चुका है जेल। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की है। एसपी ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो यह अहम खबर आपको गोंडा से दिखा रहे हैं। जीएसटी चोरी में भी रंगदारी मांगने में ये जेल जा चुका है। अगली खबर की बात करेंगे गोंडा से। अगली खबर है जहां बारिश के बीच बड़ा हादसा देखने को मिला। सड़क पर गिरा है 11,000 हाई टेंशन बिजली का तार के करंट के चपेट में आने से भेड़ों की मौत हुई है। चंद सेकंड में 26 भेड़ों की एक साथ मौत हुई है। तो कैलाश पाल जो भेड़ पालक था उसको लाखों का नुकसान हुआ है। सपा नेता ने डीएम से मुआवजे की मांग की है। कटरा बाजार विकास खंड के बरुई गोदहा गांव का ये पूरा मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां पुलिस मुख्यालय से कई जिलों में रियलिटी चेक किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जिलों के अफसरों को फोन किया है। सुबह के समय कार्यालय में उपलब्धता की जानी है हकीकत। कई अफसर कार्यालयों पर उपस्थित नहीं मिले हैं। गैरहाजिर होने के कारण डीजीपी ने जताई नाराजगी। जिले के एसपी, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी, आईजी को फोन घुमाया। एडीजी समेत अन्य अफसरों की मौजूदगी के भी लिए फोन घुमाए गए। फोन कार्यालय में मौजूद रहने, जनसुनवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो डीजीपी के द्वारा ये रियलिटी चेक किया गया। आपको बता दें, अफसरों के कार्यालय में समय से पहुंचने, उनकी उपलब्धता को चेक करने के लिए स्वयं डीजीपी के द्वारा ये रियलिटी चेक किया गया। रियलिटी चेक में कई अफसर समय पर उपलब्ध नहीं पाए गए। अब रुक रही है अगली खबर का श्रावस्ती से। अगली खबर जहां पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ की घटना से कई गांव नाला उफनाने से दर्जनों गांव को जोड़ने वाला रास्ता डूब गया है। बाढ़ से जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क भी कटा है। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं लोग। सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत हथिया कुंडा नाले का यह पूरा मामला है। तो जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को लोग मजबूर हैं।
नाला उफनाने से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला रास्ता डूब चुका है, जिससे आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से जिला मुख्यालय के कई गांवों का संपर्क कट चुका है। अब अगली खबर की बात करेंगे फतेहपुर से। अगली खबर जहां तेज रफ्तार दो बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिंदकी के रहने वाले दोनों युवक कचहरी जा रहे थे। अगली खबर की बात करते हैं बांदा से। अगली खबर जहां हत्या आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई। जनपद न्यायाधीश ने सुनाई है मृत्युदंड की सजा। पत्नी की बर्बरता पूर्वक हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश ने यह मृत्युदंड की सजा सुनाई है। बबेरू में अक्टूबर 2020 को शक के चलते की थी पत्नी की हत्या। पत्नी की गर्दन काटकर हत्या की थी। हत्या के बाद कटा हुआ सिर लेकर पहुंचा था थाने। 11 गवाहों के बयानों के बाद सुनाया गया फैसला। बांदा के बबेरू थाना अंतर्गत कस्बे में की थी हत्या। अब रुक रही अगली अहम खबर की। लखनऊ में हुई बारिश के बीच सड़कें धंसी हैं। सड़क धंसने से पीडब्ल्यूडी की जो पोल खुली है, बड़ा हादसा टला है। पानी हटते ही सूचना पाते ही पहुंची है पीडब्ल्यूडी की टीम। पीडब्ल्यूडी ने झाड़ा है पल्ला। बिजली विभाग की बताई है लापरवाही। तो धंसी सड़क को सही करने का काम शुरू किया गया है। बिजली विभाग पीडब्ल्यूडी ने बिजली विभाग को नोटिस देने की बात कही है। सर्वोदय नगर बंधा रोड लवकुश नगर में धंसी है सड़क। सड़क के धंसने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की जहां पोल खुल गई है, वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने बिजली विभाग को इसके लिए दोषी करार दिया है और नोटिस भेजने की बात कही है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद सड़क और नाले का धंसा हुआ है। तो लखनऊ में बारिश में सड़क धंसी है। अगली खबर की बात करते हैं संभल से। यह अहम खबर है जहां डीएम का नगर पालिका संभल में छापा हुआ। 6 घंटे की छापामार कार्रवाई में 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर पकड़ी गड़बड़ियां। सफाई कर्मियों की जगह 12 बाहरी लोगों को पकड़ा है। फर्म के मालिक एवं सुपरवाइजरों के बीच चैट वायरल हुई है। डीएम की कार्रवाई को लेकर लीक हुई व्हाट्सएप चैट। कंपनी मैनेजर फील्ड ऑफिसर को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें डीएम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जांच में दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई की बात सामने आई। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर लखनऊ से है जहां गोमती नगर में महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। मोटरसाइकिल में युवक के साथ जा रही महिला के साथ सरेआम अभद्रता हुई है। बारिश के दौरान हुए जलभराव में मस्ती करने पहुंचे दबंग युवकों ने महिला के साथ अभद्रता की है। आपको बता दें तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से युवकों के द्वारा अभद्रता की जा रही है। युवकों ने महिला को छूने का प्रयास किया, जिससे मोटरसाइकिल से युवक और महिला पानी में गिर पड़े। गोमती नगर के ताज होटल के पास दबंगों ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ का प्रयास किया और लोगों के ऊपर गंदा पानी डाला। दबंग युवकों की करतूत मोबाइल में कैद हो गई, जिसके बाद दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोमती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर पार्क के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवनी परिधि हॉस्पिटल के संचालक द्वारा हॉस्पिटल के बगल में पड़े आवास विकास परिषद की खाली पार्क को अवैध कब्जा कर टीन शेड व बाउंड्री वॉल बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी बांदा नगेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन देकर लोगों ने पार्क से अवैध कब्जे को खाली करवाने की गुहार लगाई। पूरा मामला बांदा शहर के वीआईपी इलाका महाराणा प्रताप चौक के पास आवास विकास कॉलोनी बी ब्लॉक के पार्क का है, जिसे स्थानीय निवासियों के लिए
ओपन स्पेस पार्क दिया गया था, जिसे पार्क के बगल में बिना नक्शा पास कराए बने अवनी परिधि हेल्थ केयर हॉस्पिटल के संचालक व चेयरमैन ब्रजमोहन गुप्ता व उनके पुत्र अज्ञात गुप्ता ने तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन से साठगांठ कर आवास विकास के पार्क को औने पौने दामों पर फ्री होल्ड डीड करा लिया गया, जबकि वर्तमान में उक्त पार्क की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में उक्त पार्क की रजिस्ट्री निरस्त करते हुए अवैध निर्माण हटवाकर पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाए, ये मांग की गई। देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि आवास विकास में विगत कई सालों से जो अस्पताल चल रहे हैं वो कमर्शियल भवनों में चल रहे हैं, आवासीय भवनों में चल रहे हैं। कई बार शिकायत भी किया गया, लेकिन आज तक आवास विकास परिषद से आदेश होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी क्रम में आप लोगों को भी याद है कि जो अवनी परिधि हेल्थ केयर सेंटर है उसके बगल में जो ओपन स्पेस पार्क है, मतलब आवास विकास परिषद के कागजों में जब हम लोगों ने अलॉटमेंट कराया था अपने आवासों का, उस समय हमें ये कहा गया था कि ये यहाँ पर पार्क है, ओपन स्पेस पार्क है। लेकिन आज उसको आवास विकास परिषद के अधिकारियों से या सत्ता पक्ष के संरक्षण के नेताओं से मिल करके अवनी परिषद के डायरेक्टर और संचालक ने उसको अपने नाम फर्जी रजिस्ट्री करा लिया है। मामला है आवास विकास भी सेक्टर बांदा का। बांदा में जो अवनी परिधि हेल्थ सेंटर चल रहा है, संचालक अज्ञात गुप्ता द्वारा तो अवैध तरीके से आवासीय जगह में तो अस्पताल चला रहे हैं 5 मंजिला बनाकर 58 आवासीय प्लाट पर भूखंडों पर जो अवैध है, जिनको नोटिस जारी हो चुकी है 22 और 23 में। अस्पताल के रहने का अवैध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। पार्क अस्पताल के जस्ट बगल से अवनी परिधि हेल्थ सेंटर के पार्क था, जो आवास विकास योजना बांदा में पड़ने के समय सभी आवास विकास वालों को कॉलोनी आवंटन के समय पार्क दिया गया था। पार्क को अवैध तरीके से साठगांठ करके अधिकारियों से आवास विकास परिषद द्वारा और शासन से मिलकर इसको हेल्थ सेंटर HC01 प्लाट बनाकर अवैध तरीके से हेल्थ सेंटर करा लिया। पार्क को हेल्थ सेंटर कराने के बाद उसका अस्पताल दूसरी बनाने की तैयारी। शहर की मेन चौराहे की मड़ा प्रताप चौराहे की मेन स्थान जो पार्क है जान है शहर की, उसको अवैध तरीके से नीलाम करा लिया कौड़ियों के दाम में, जो कई करोड़ों की ज़मीन है उसको। जबकि पार्क में किसी प्रकार का कोर्ट का भी आदेश NGT का कि पार्क किसी भी प्रकार पर बेचे नहीं जा सकते, न ग्रीन न पार्क पर भी बेचे नहीं जा सकते, न किसी पर परिवर्तन हो सकता। अब रुक रही अगली खबर का। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के भरतरी JD हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे कांवड़ियों को पीछे से आ रहे 2 बाइक सवारों ने टक्कर मार दी। इस कारण से उसकी कांवड़ खंडित हो गई। घटना के बाद कांवड़ियों में रोष देखने को मिला और उन्होंने बाइक सवारों को घेर लिया, जिसकी जानकारी जैसे स्थानीय ग्रामीणों को लगी तो इकट्ठा हो गए और हाईवे पर जाम लगा दिया। हंगामा लगभग 40 मिनट तक चलता रहा। सूचना पर पहुंची गवाना थाना पुलिस व CO रंजना शर्मा ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और CO रंजना शर्मा ने सूझबूझ से मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत करना शिकायतकर्ता को भारी पड़ गया है। शिकायतों की जांच करने आई टीम के जाने के बाद तिलमिलाए ग्राम प्रधान, उसके बेटे और साथियों ने शिकायतकर्ता को जमकर पीटा। लहूलुहान हालत में घायल शिकायतकर्ता को छोड़ दबंग फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने घायल शिकायतकर्ता को CSC तंबोर पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल शिकायतकर्ता को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल शिकायतकर्ता के परिजनों ने तंबोर थाने में लिखित तहरीर दी कि पूरा मामला तंबोर थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में बनी काशीराम कॉलोनी आज भी उपेक्षा की मार झेल रही है। ये हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई में बनी स्थित काशीराम कॉलोनी में आज भी लोग ज्यों की त्यों स्थिति में है, जो पिछले
अब रुक रही अगली खबर का खबर जालौन से है, जहां कांसीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बिजली पानी को लेकर जमकर हंगामा काटा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब से कॉलोनी मिली है तब से आज तक इसके रख रखाव बिजली पानी से दूर रखा गया है और आज हम सब कॉलोनी वासी उपेक्षा की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी उमस भरी भीषण गर्मी में बीमारियों को दावत देती कांसीराम कॉलोनी में लोगों का रहना भी अब मुश्किल हो गया है। चारों ओर गंदगी का अंबार है और बिजली बूंद बूंद पानी को भी लोग तरस रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता और पानी को लेकर काफी सख्त आदेश दिए हैं, वहीं जिले के जिम्मेदार अफसर जो हैं वो सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें जनपद जालौन के उरई और कोंच की कांसीराम कॉलोनी उपेक्षा की मार लगातार झेल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में बनी काशीराम कॉलोनी आज भी उपेक्षा की मार झेल रही है। ये हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई में बनी स्थित काशीराम कॉलोनी में आज भी लोग ज्यों की त्यों स्थिति में है जो पिछले दिनों हुआ करते थे। लोगों का कहना ये है कि यहाँ का रखरखाव, साफ सफाई और योजनाओं की जो भी समस्या है वो आज भी जो त्यों बनी है। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार पानी की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और कूड़ा जिस तरीके से नालियों में लबालब भरा है, ना यहाँ पे कोई सफाई करने वाला है और ना ही यहाँ पर पानी की कोई समस्या को हल करने वाला है और ना ही बिजली की कोई उचित व्यवस्था है। इसको लेकर काशीराम कॉलोनी के बासिंदों ने लगातार लोगों से शिकायत की, लेकिन अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि लोगों का कहना यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार हमने आला अधिकारियों से प्रार्थना पत्र दिए हैं, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे हम लोग सुचारू रूप से जिंदगी व्यतीत कर सके। अब देखना यह होगा कि ऐसी हालात में जीने वाले तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग उपेक्षा की मार झेल रहे हैं। इनको कब से सुविधाएं मिलती हैं, कब इनको पानी से निजात मिलता है। ऐसी भीषण गर्मी में इनको पानी दूर दराज से भरना पड़ता है और कभी कभी यहाँ कोई टैंकर पानी के लिए भेजा जाता है तो उसमें मात्रा मारी साफ तौर से नजर आती है। उनका कहना यह है कि हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी की है जो अभी तक सही नहीं की गई है। अब सोचना ये होगा कि आने वाले समय में कब इनको इससे निजात मिलता है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज जालौन। अगली खबर भी जालौन से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी कलानिधि नैथानी द्वारा आपको बता दें 8 कोतवाली का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने कई खामियां देखी हैं जिसको लेकर उन्होंने सुधारने के आदेश भी दिए हैं। वहीं जालौन में 27वीं पुलिस अंतर जनपदीय कानपुर जोन कानपुर की पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ इंदिरा स्टेडियम उरई में भी किया गया। आज वैसे जनपद जालौन में 27वीं अंतर जनपदीय जोनल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और ये हर्ष की बात है कि जनपद जालौन की पुलिस इसकी मेज़बानी कर रही है। उसके उद्घाटन के पश्चात हम और यहाँ के पुलिस अधीक्षक जो हैं इनके हमारे द्वारा संयुक्त पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया तथा इस थाने का आकस्मिक यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और जो भी यहाँ पे अभिलेख हैं, चाहे कार्यालय परिसर का रखरखाव है, इसके अलावा विवेचनाओं के जो स्थिति है उसके बारे में विस्तृत मुआयना किया गया है। सरकार की मंशा, पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार आगंतुकों से उचित व्यवहार करने, थाने को आगंतुक सुलभ बनाने और साथ ही पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। कोई विशेष कमी यहाँ पर ऐसा नहीं पाई गई है, अपितु इसके जो विवेचनाएं हैं उसका निस्तारण सामयिक पाया गया है जिसके लिए थाने की सराहना की गई है। वहीं जहाँ दूसरी चीज़ें हैं जैसे हमारे जो महिलाओं के प्रति अपराध और ये सब हो ही ना, इसके लिए उचित प्रचार प्रसार और निरोधात्मक कार्रवाइयों के लिए निर्देशित किया गया। अब अगली खबर की बात करते हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा अमृतपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित 30 राम की मड़ैया, बगला की मड़ैया, आशा की मड़ैया का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना गया। उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह IAS, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुभाष चंद्र प्रजापति व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया गया।
अगली खबर का रुख करते हैं खबर चंदौली से, जहां एसपी ऑफिस में खुलेआम रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, निलंबन के बाद बहाली होने पर सिपाही से पैसा लिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक द्वारा बहाली करने के बाद भी बड़े बाबू आदेश नहीं दे रहे थे। यातायात का सिपाही पैसा देकर बड़े बाबू के पैर छूता दिख रहा है। नए एसपी के तीखे तेवर के बाद भी भ्रष्टाचार का खुलेआम खेल चल रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। रिश्वत लेने वाले बाबू को निलंबित करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है। अगली खबर का रुख करते हैं खबर पीलीभीत से, जहां पूरनपुर में खुद को लेखपाल बताकर जनता पर रोब झाड़ रहा लेखपाल का पति विवेक राजपूत, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं। विवेक राजपूत को सरकारी महकमे का कुछ ऐसा नशा चढ़ा है कि लेखपाल के पति ने गांव में पहुंचकर खुद को लेखपाल होने की बात कहकर एक लंबे चौड़े भाषण जनता के बीच में बोल डाले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लेखपाल आकांक्षा राजपूत के पति विवेक राजपूत को लेखपाल बनने का शौक लगा। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के लोधीपुर में खुद को लेखपाल बताते हुए हर तरफ लोगों को झांसे में लेते हुए रोब गांठने में जुट गया। कार्रवाई करने में मेरा निजी नुकसान ज्यादा भाई, तुम्हारा होएगा वो तो होएगा, मेरा भी है। बहुत फाइलें बनानी पड़ती हैं और तुम्हारे ऊपर जब कार्रवाई करेंगे तो तुमसे कहेंगे कहाँ से सर आए। अगली खबर देवरिया जनपद से, जहां जनपद के नगर पालिका परिषद गौरा बरहज से जहां स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत नगर को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु पालिका अध्यक्ष श्वेता जायसवाल ने पालिका कैंपस से कूड़ा रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर की स्वच्छता के दृष्टिगत 15वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कूड़ा निस्तारण हेतु 10 कूड़ा रिक्शा क्रय किए गए थे, जिसको आज पालिका अध्यक्ष श्वेता जायसवाल ने कूड़ा रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पालिका अध्यक्ष ने नगरवासियों से अपील की है कि वार्डों की समुचित सफाई सुनिश्चित किए जाने में पालिका का सहयोग करें। जी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत अपने नगर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए आज हमने 10 कूड़ा रिक्शा को हरी झंडी दिखाई, जिसमें हमारा नगर साफ रहे, सुथरा रहे। और लोगों से भी हमने ये अपील की कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग उसका निस्तारण करें। जो आपका गीला कूड़ा होता है उसको हरे डस्टबिन के तहत आप उसका निस्तारण करें और साथ ही सूखा कूड़ा को नीले डस्टबिन के तहत उसको दें। साथ ही साथ हम डस्टबिन वितरण का आयोजन भी हमारे नगर पालिका में हो रहा है। सभी वार्डों में प्रत्येक हम अपने नागरिक को घर घर जाके हम लोग उनको हरा डस्टबिन और नीला डस्टबिन वितरण करा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां सीडीओ आपको बताते हैं अश्विनी कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा योजना के तहत अमरोहा की भगद नदी की खुदाई का कार्य कराया जाएगा और इस नदी में बरसात के पानी को रोकने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। वीडियो ने बताया कि पौधारोपण को जिले में कराए जा रहे हैं। आपको बता दें, सीडीओ ने बताया कि पौधारोपण जो जिले में कराए जा रहे हैं उन पौधों की देखभाल के लिए हर ब्लॉक स्तर पर 3-3 साल के लिए महिलाओं को लगाया गया। देखिए, मनरेगा योजना प्रदेश में 2006 में एक्ट बना था, 2007 से चालू है और इसमें हम लोग ऐसे अकुशल श्रमिकों को रोजगार देते हैं जो समय पर जिनके जॉब कार्ड बने हैं, काम की मांग करते हैं। इस साल के लिए हम लोगों ने कुछ अपनी प्राथमिकताएं अलग से तय की है। जैसे भगद नदी को हम लोगों ने इस बार नए सिरे से लिया है और पूरे साल ये काम चलेगा इस पर। और नदी में लगभग हमारी 10 पंचायतें ऐसी थी जिसमें कि 0 लेवल से नदी आ गई थी, उसका पटान हो गया था, उसमें लोग खेती कर रहे थे जी। अब उसकी खुदाई का काम भी चल रहा है जिसमें जल सहयोग से भी काम कराया गया है
और आगे चल के अब हम लोगों ने तय किया है कि इसको मनरेगा से पूरी तरह हम नदी को पुराने स्वरूप में लाएंगे। अगला हमारा प्रयास है, चूँकि ये 12मासी नदी नहीं है, इसमें जगह जगह चेक डैम भी बनाएंगे जिससे वर्षा का जल हम संरक्षित कर सकें, उससे हम पेड़ पौधों की सिंचाई और पशु पक्षियों जानवरों के लिए पीने का पानी उपलब्ध करा सकें। अगली खबर महाराजगंज से, जहां जनपद के घुगली थाना क्षेत्र के पकड़ी विशुनपुर गांव में आज खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर फटने के बाद घर में आग लग गई और सिलेंडर फटने के बाद छत भी उड़ गई। इस घटना में जहां खाना बना रही महिला गंभीर रूप से झुलस गई। इसके अलावा पास में बैठी 2 बेटियां और एक बेटा भी झुलस गया। दोनों को आपको बता दें, लोगों की मदद से घर में फैन, आपको बता दें, इन सबको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि चारों लोग खतरे से बाहर हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में जानकारी सीओ सदर ने दी। आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को दोपहर करीब 12:30 बजे थाना घुगली पुलिस को ग्राम पकड़ियार विशुनपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम निवासी शैलेंद्र विश्वकर्मा पुत्र पारस विश्वकर्मा के घर में सिलेंडर के फटने से वो, उनकी पत्नी तथा उनकी 2 बेटियां घायल हो गई हैं। प्राप्त सूचना पर मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर घायलों को चिकित्सा के लिए जिला चिकित्सालय महाराजगंज भेज दिया, जहां पर घायलों की स्थिति अभी ठीक है और इनका इलाज कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये अहम खबर, जहां लगातार 3 घंटे से हो रही बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। हर की पौड़ी के पास सूखी नदी में खड़े ट्रक पानी में बहे हैं। तो सूखी नदी में खड़े ट्रक पानी में बहे हैं। शहर के कई स्थानों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको बता दें, भारी बारिश से थाना कनखल भी पानी में डूब चुका है। पिछले दिनों मानसून की पहली बारिश में बही थी गाड़ियां। पिछले हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं ली, कोई ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर से जो बारिश के पानी ने तबाही मचा रखी। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। सड़कें जो है वो स्विमिंग पूल और तालाब की तरह नजर आ रही हैं और खड़े ट्रक भी पानी में बहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नई टिहरी के भागीरथीपुरम के समीप वार्ड 3 में ग्राम इंडिया में मेडिकल, आपको बता दें, ग्राम इंडिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के प्रस्ताव पर टीएचडीसी को दिए मेडिकल कॉलेज बनाने की सहमति। आपको बताएं, इंडिया में टीएचडीसी राज्य सरकार की 15 हेक्टेयर भूमि पर बने कॉलेज बनेगा। विधायक किशोर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल, सीएमओ श्याम विजय, आर के गुप्ता अधीक्षक अभियंता पुनर्वास, आपको बता दें टीएचडी इंडिया लिमिटेड के अधिशासी निदेशक एल जोशी और अधिकारी की इस संबंध में समन्वय बैठक हुई। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर अन्न चाहिए, फिर कोई बीमार हो जाए तो उसको तुरंत जो है उसका इलाज हो जाए। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं ऊर्जा के मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, टीएचडीसी के हमारे सीएमडी जो है बिश्नोई साहब का, हमारे जिलाधिकारी मयूर जी का और साथ में एलपी जोशी जी का। एक बहुत लंबे समय से एक ज़रूरत भी थी और साथ में हम लोग उस पर कोई ज़्यादा काम भी नहीं कर पाए। 2006 में एक घोषणा मुख्यमंत्री जी से करवाई थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज कोटी कॉलोनी में बनना था। तब से लेकर के 18 साल हो गया। परसों जब माननीय मंत्री जी आए तो मैंने ऐसे उनसे जिक्र कर लिया और उन्होंने जो काम किया है मेरे ख्याल से या तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम कर सकते हैं या मनोहर लाल खट्टर जी कर सकते हैं कि उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि इट विल बी डन। बैठक की बात हुई है कि करीब 5 हेक्टेयर हुई हमारी टीएचडीसी के नाम से और क्योंकि हम इसको और अन्यथा कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं
को, तो मेरे हिसाब से इस भूमि को बहुत ही ये पुण्य काम है। मेडिकल कॉलेज अगर बन जाता है यहाँ पर तो उसको देने में इसमें माननीय विधायक जी भी थे और टीएचडीसी से ईडी भी थे। तो जैसा कि एक सैद्धांतिक सहमति टीएचडीसी के द्वारा दी गई है कि वो मेडिकल कॉलेज निर्माण में राज्य सरकार का सहयोग करेंगे, तो उसी क्रम में जो हमने भूमि चयनित करी थी वहाँ पर ईडिया विलेज जो है वहाँ पर एक सफिशिएंट लैंड जो होती है वो मिल रही है, उसका जियोलॉजिकल स्टडी हम करा रहे हैं। साथ ही एक इनिशियल कमेटी जो शासन और जनपद के अधिकारियों की बनी थी उन्होंने भी उसको उपयुक्त पाया है, उसकी कनेक्टिविटी को देखते हुए वहाँ पे क्या है स्थिति उसको देखते हुए। तो इसी क्रम में हम शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, अब लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई करेंगे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। रुड़की के थाना झबरेड़ा क्षेत्र के गांव खाताखेड़ी में आपको बता अज्ञात लोगों के द्वारा किसानों के खेतों पर खुदाई करने को लेकर किसानों ने खेत में गड्ढा खोद रहे लोगों का घेराव किया और स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली है। आपको बता दें कि थाना झबरेड़ा क्षेत्र के खाताखेड़ी गांव में किसानों के क्षेत्र से होकर गुजर रही इंडियन ऑयल की पाइपलाइन को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा खोदे जाने की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे किसानों ने अज्ञात लोगों को घेर लिया और खेत में खोदे गए गड्ढे के बारे में पूछा गया तो वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। किसानों के आने के बाद गड्ढा खोदने वाले लोगों ने गड्ढा भी भर दिया। वहीं मौके पर गड्ढा खोदने वाले युवक खुद को छात्र बताते हुए बोले कि उन्हें इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने भेजा है और उनके कहने पर हमने यह गड्ढा खोदा है। वहीं स्थानीय किसानों में रोष देखने को मिला। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन में उनकी जानकारी के बिना कोई भी कार्य कैसे किया गया। तो मैं क्या नाम जो अपने काम पर था जी, तो मुझे किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि तुम्हारी ज़मीन में खड्डा खोदा जा रहा है बिना जाने पहचाने। तो मैं यहाँ पे आया जी, मैंने इनसे आके पूछा, ये जो यहाँ पे काम कर रहे थे लेबर वाले भी थे और यहाँ अधिकारी भी थे, तो जो अपने आप को ITI का स्टूडेंट बता रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा भाई खड्डा क्यों खोदा? अगर जी हम यहाँ पे कुछ देखभाल कर रहे हैं। किसने खुदवाया? अगर जी ये भी नहीं जानते। आपने खोदा ये इसलिए इससे भी मना कर रहे हैं ये। तो ये बात है जी हमारी। हमने पूछा कि ये अधिकारी पे 4 घंटे हो गए हम यहाँ खड़े हैं, अधिकारी पे फ़ोन मिला रहे, कोई अधिकारी नहीं यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ पे, ना कोई प्रशासन का आदमी है यहाँ पे जी। ये तेल की पाइपलाइन है जी, ये पता नहीं कौन सा तेल है जी, उसमें किस कंपनी की है ये हमें ये भी नहीं पता। और दूसरी बात एक हो रही है जी, इस पाइपलाइन पे हाई कोर्ट में पिछले 5-4 महीने से मुकदमा भी चल रहा है, हाई कोर्ट में केस डला हुआ है इस पे पहली बात स्टे है जी। यहाँ पाइपलाइन वाले हैं और इन्होंने बिना परमिशन के यहाँ गड्ढा खोद दिया, जिसमें 2 मजदूरों और 2 ये स्कूल के स्टूडेंट हो। और अगर इन्हें पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने खुदवाया ही नहीं है। हमने कहा भाई उन इनको अधिकारी आ रहे, 4 बजे से जो टाइम हो गया 8 बजे हो गए, फिलहाल कोई अधिकारी नहीं आया। और क्या पुलिस की इत्तला दी? ना पुलिस को दिन दी भाई, पुलिस को इंतला ऐसा पुलिस को भी दी नहीं इंतला। ठीक है जी। इन्होंने वहाँ आसपास में देखा 4 बजे का 8 बज गए, इन्होंने वो गड्ढा खोद को बंद कर दिया। ठीक भाई इसमें पाइपलाइन पर वो इस पर मुकदमा चल रहा और इसमें काम नहीं होना चाहिए था। मान लो या हमें वो बताना चाहिए था काम हम इस पर काम कर रहे या इसमें कुछ चेकिंग करे। चेकिंग पर तो पहले मालन हो रहे तो शुरू हुआ काम, ये हमें कुछ दे नहीं रहे। इसका मुआवजा हट कर वो करे 55 फीट या चौड़ाई में अखबार कर रखी, हम पेड़ा नहीं लगा सकते, मकान नहीं बना सकते। इस पर ये सारी आ गई उसमें कॉमर्शियल में या ज़मीन आ गई हमारी। कौन लोग आया यहाँ पर? पता नहीं इन्हें ना तो ये कुछ बताओ भाई, क्या बताओ इनके 2 लेबर है 2 स्टूडेंट के ये यूनिवर्सिटी के। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के दम वांडुका क्षेत्र में सरकारी जमीनों को कब्जे में लेने के नगर निगम के आदेश के बाद आपको दामू वाडुमा क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस नेता दीपक वल्लोटिया के नेतृत्व में मिलकर मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को ज्ञापन दिया और कहा है कि दामुआ डूंगा क्षेत्र की जिस जमीन को कब्जे में लेने के बाद नगर निगम द्वारा की जा रही है उसमें पहले से ही हाईकोर्ट में वाद विचाराधीन है, ऐसे में नगर निगम को यह आदेश निरस्त करना चाहिए। वहीं मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्र ने बताया कि जहां जहां खाली पड़ी जमीन सरकारी जमीन है उनको कब्जे में लेना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन दमुआ डूंगा के लोगों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उससे जमीन का विधि परीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक अखबार की खबर के माध्यम से हमें पता चला कि नगर आयुक्त द्वारा अपने कार्मिकों को ये निर्देशित किया कि जो दमुआ डूंगा की सरकारी ज़मीन है उसको चिन्हीकरण कर उस पर जो है तार बाड़ लगा के तटबंदी की जाए। तो हमारा ये मानना है क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है,
और साथ ही एक सरकार का आदेश भी है जो 13 मई 2020 का है, जिसमें वहाँ पर सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं में प्रतिबंध लगा है। तो इस तरह का आदेश जो है दोनों ही तरीके से, एक तरह से सरकार के आदेश का उल्लंघन है और दूसरा जो मामला उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है उसकी अवमानना भी है। आज हमारे पास दमवा डुंगा क्षेत्र के कुछ जननेता और वहाँ के रहने वाले लोग आए थे। उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया है कि सरकारी ज़मीन को नगर निगम कैसे अपने अधिग्रहण नहीं कैसे अपने कब्जे में कर सकता है। तो उस संदर्भ में उनके द्वारा कुछ वाद के बारे में भी बताया गया, कोई केसेस लंबित हैं। हमारा यही कहना है कि सरकारी ज़मीन जहाँ भी खाली है उसका आइडेंटिफिकेशन तो नगर निगम कर सकता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में बीते दिनों मुस्लिम ऑटो चालक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की जघन्य घटनाओं को अंजाम दिए जाने के बाद हिंदू संगठनों में उबाल है। आज हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी दी जाने की मांग करते हुए बाहर से हल्द्वानी आए ऑटो चालकों के सत्यापन करने की मांग की। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कहा कि बाहर से यहाँ आने वाले असामाजिक मुस्लिम तत्व शहर में हिंदू समाज की बहु बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, लिहाजा इन सभी की जांच होनी चाहिए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि इस घटना में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और जो सत्यापन की मांग है उसको लेकर आरटीओ द्वारा 8 टीमें बनाकर शहर में सत्यापन और अभियान चलाया जा रहा है। हमारा सिटी मजिस्ट्रेट से निवेदन है कि उस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, इस ऐसे लव जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता के लोगों पे फांसी की सजा का कानून बने, जो इस प्रकार से धर्मांतरण करा के लव जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे लोगों पे फांसी की सजा का कानून इस विधानसभा में बना के लागू करना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से समस्त युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हम इस लव जिहादी मानसिकता को रोकने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान देंगे। नंबर 1, ऐसी लव जिहादी मानसिकता के लोगों को देखना। नंबर 2, उनको टोकना। तीसरा, उनको रोकना और आवश्यकता पड़े तो ऐसे लोगों को ठोकना। में जो हल्द्वानी में एक घटना घटित हुई है और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को गिरफ्तार भी किया है। उसी क्रम में एक ज्ञापन हमें मिला है। विशेष मांग ये है कि जो भी यहाँ पर ऑटो चालक हैं या विशेष अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं उनका सत्यापन किया जाए, बीच बीच में उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में अभी आरटीओ के द्वारा भी कल से 8 टीमें बनाई गई हैं। पूरे शहर में इसका सत्यापन और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। अभी 3 दिन पूर्व मंगल पड़ाव क्षेत्र से एक जिहादी ऑटो चालक ने हमारी 16 साल की हिंदू बच्ची को जो ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसी के संदर्भ में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट के पास आए हैं। इस जिहादी को सबसे पहले तो कोर्ट के माध्यम से फांसी हो, उसके बाद हल्द्वानी में, बनपुरपुरा में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं इन सब के सत्यापन हो और जो भी ये बरेली रोड में, नैनीताल रोड में जो ये ऑटो चालक चल रहे हैं इन सब के डीएल की जांच हो, इनके परमिट की जांच हो, क्योंकि अधिकतर सारे बाहर से आए हुए हैं और यह हमारी बहन बेटियों की ताक में लगे पड़े हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी यह है कि हिंदू समाज जो इनको अपनी दुकान मकान दे रहा है और अगल बगल हम लोगों ने इन राक्षसों को पाल रखा है। आने वाले समय पे अगर कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो ये कोई पाकिस्तान से या अन्य दूर से नहीं आएंगे, अगल बगल से निकल के हम पे हमला करेंगे। और इस बीच अहम खबर सामने आ रही है, आपको बता दें उससे पहले हल्द्वानी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे पर 2 युवक एक परिवार से खुलेआम मारपीट कर रहे हैं। ये मामला देर रात 12 बजे का है, जहां बाइक सवार 2 युवक कार सवार परिवार से मारपीट कर रहे हैं। रोडवेज बस अड्डे पर रोजाना देश विदेश से हजारों यात्री कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी आते हैं। रोडवेज बस अड्डे पर खुलेआम मारपीट हो रही है और लोग तमाशबीन बने नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों युवक एक महिला से बदतमीजी भी कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मारपीट कर रहे युवक परिवार के साथ युवक को मारने के लिए लोहे का स्टूल उठा रहे हैं। इन दिनों हल्द्वानी शहर में लगातार मारपीट की घटनाएं सामने आ रही। वहीं मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हल्द्वानी पुलिस हरकत में आई और मौके पर मारपीट कर रहे 2 युवकों को पकड़कर कोतवाली ले आई, जहां इनकी बाइक सीज कर कार्रवाई की गई है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
इस बीच ब्रेक के बाद आपका स्वागत। इस बीच केदारनाथ से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केदारनाथ से इस वक्त की अहम खबर, भारी बोल्डर मलबा आने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। इस वक्त की अहम खबर, करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, पैदल मार्ग बंद हुआ। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भीमवली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर केदारनाथ से आपको दिखा रहे हैं। करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, पैदल मार्ग बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर केदारनाथ धाम से आपको दिखा रहे हैं। भीमवली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। भारी मूसलाधार बारिश के बाद बादल फटने से भी नुकसान हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको केदारनाथ से दिखा रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। केदारनाथ धाम से अहम खबर, पैदल मार्ग भीमवली के गदेरे में फटा है बादल। बादल फटने से बड़ी घटना सामने आई है। भारी बोल्डर मलबा आने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, पैदल मार्ग को बंद किया गया है। ये पैदल मार्ग बंद हो गया है। भीमवली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से पैदल मार्ग बंद हुआ है। भीमवली में करीब 150 से 200 यात्री फंसे हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।